जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है वहां पे ये दिखाया जाता है कि हमारी सारी पॉलिसीज का सक्सेस रेट 100% है। कि जब हम IRDA की वेबसाइट पे जाते हैं और डाटा रिसर्च करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने जो पॉलिसी कैशलेस के लिए ले रखी थी उसमें कैशलेस सेटलमेंट सिर्फ 58% ही है। हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना और कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट होगा। तो पहली चीज है कि हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि हमको पॉलिसी कौन सी लेनी है, क्योंकि ये पॉलिसी कॉर्पोरेट लेनी है या हमको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी है। 40 लाख का इंश्योरेंस हम रफली 30-35,000 के अंदर कवर कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि ये तो कभी होगा नहीं कि हर इंडिविजुअल, चारों के चारों इंडिविजुअल एक साथ बीमार पड़ जाएंगे। अब जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम जो होता है वो डिपेंड करता है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है। तो आप मदर और फादर को अपने उस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करिएगा, लेकिन उनके लिए अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन कि कौन सी कंपनी का पॉलिसी बेस्ट है। जो सबसे अहम कारण होता है, सबसे मेन कारण जो होता है जिसके लिए पॉलिसी रिजेक्ट होती है, तो इसलिए जब भी हम पॉलिसी लें इसके अंदर हमको सब लिमिट नहीं रखनी है। बिना सब लिमिट वाली पॉलिसी हमको लेनी है, चाहे वो रूम की कैपिंग हो, ICU की कैपिंग हो या किसी और चीज की कैपिंग हो, हमको उसमें नहीं लेना है। अगला पॉइंट आता है को पे, कि 70% हम पे करेंगे, 30% आप पे करिएगा। अगर आपका बिल मान लीजिएगा 10 लाख रुपए ही आया है, उसमें कंपनी ने 7 लाख रुपए पे किए और आपने 3 लाख रुपए पे किए। अब अगर ये ऑप्शन नहीं रखा होता तो 3 लाख रुपए का जो पेमेंट है उसके अंदर आप कम से कम नहीं तो 10 साल का प्रीमियम भर सकते थे। अगला पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस, लेकिन उनसे ये पूछना है कि आप कब तक बढ़ाओगे और किस रेट पे आप जाके फिक्स हो जाओगे। और दूसरा उनसे ये पूछना है कि रिवर्सल ऑफ नो क्लेम बोनस कैसे होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक ही बार लिया और वापस बेस पॉलिसी पे आ गए, ये नहीं होना चाहिए। ये हमेशा हमको फॉलो करना है, ना कि हमको अपना प्रीमियम घटाने पे ध्यान देना है। प्रीमियम घटाने से हमको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फायदा तो आपको हार्डली होगा, 2-4 हजार रुपए का होगा, तो आपको लाखों में बढ़ रहा है परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन जो प्रीमियम कम करने वाला है वो आपको सिर्फ हजारों के अंदर है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगला पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है वो वेटिंग पीरियड है। अब ये वेटिंग पीरियड क्या होता है? हर बीमारी के लिए पॉलिसी का अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। एक होता है वेटिंग पीरियड फॉर इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट, डे 1 से कवर करना है। ना एक्सीडेंट बोल के आता है ना इमरजेंसी बोल के आती है। टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया या जितने भी इंटरनेट के हमारे पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, उन सब पे एक ऐड चल रही है कि हमारी हेल्थ पॉलिसी बेस्ट है। और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, वो सब के सब हमको यही बता रहे होते हैं कि कौन सी हेल्थ पॉलिसी बेस्ट है। अब जो इतना कन्फ्यूजन हो गया है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी हेल्थ पॉलिसी एक्चुअल में अच्छी है और कौन सी हेल्थ पॉलिसी हमको लेनी चाहिए और कौन सी हेल्थ पॉलिसी हमको नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि क्या एक्चुअल में हमको हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए? तो इसका जवाब है हमको हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए। इसका कारण ये है कि एक नॉर्मल भारतीय जब पैदा होता है तो उसके पास हर चीज़ का बजट होता है एक्सेप्ट हेल्थ के अलावा। हमारे पास बर्थडे पार्टी का बजट होता है, मूवी का बजट होता है, बाहर खाना खाने जाने का बजट होता है, शादी का बजट होता है, या फिर आप मान के चलिएगा कि हर चीज़ का प्लानिंग होता है। उसके साथ साथ हमारे पास बजट भी होता है, लेकिन हेल्थ का बजट हमारे पास नहीं होता है। हम ये मान के चलते हैं कि अपनी लाइफ में हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए हम इस चीज़ के लिए कोई बजट बनाते ही नहीं है। जब हमने बजट बनाया ही नहीं तो फिर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे कैसे? आइए आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हेल्थ पॉलिसी हमको लेनी चाहिए, और लेंगे तो फिर हमको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी हेल्थ पॉलिसी अच्छी है। इसका इस अगले 20 से 25 मिनट के वीडियो में हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुखराम बिश्नोई है और मैं मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल के अंदर थोरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हूँ। हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले जब इतना सारा कंफ्यूजन है तो हम सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो हमको ये समझनी है कि जो पॉलिसी हमें दिखाई जाती है टीवी के ऊपर ऐड चलने वाला है, वो सब यही क्लेम करते हैं कि हमारा क्लेम रेट जो है वो 100% है। अगर इन सारी पॉलिसीज का क्लेम रेट 100% है
तो फिर हमें ये कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि हमको कौन सी पॉलिसी लेनी है। जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है वहां पे ये दिखाया जाता है कि हमारी सारी पॉलिसीज का सक्सेस रेट 100% है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर हमें कोई भी पॉलिसी हम ले लें, हमारे से अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम IRDA की वेबसाइट पे जाते हैं और डाटा रिसर्च करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने जो पॉलिसी कैशलेस के लिए ले रखी थी उसमें कैशलेस सेटलमेंट सिर्फ 58% ही है। बाकी का बचा हुआ जो 42% है वो उन्होंने क्लेम सेटलमेंट किया है। अब क्लेम सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि उन्होंने पैसे तो दिए हैं लेकिन कितना दिया है उसका पता नहीं है हमको। तो अब एक चीज हम समझते हैं कि जो 100% क्लेम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं वो पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने इसमें से कितना पैसा दिया है। कुछ पैसा दिया होगा लेकिन 70% दिया है, 80 दिया है, 90 दिया है, 50 दिया है। इस चीज का IRDA की वेबसाइट पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी कितने % कैशलेस सेटलमेंट कर रही है और कितने % आपका जो ये है रिम्बर्समेंट का सेटलमेंट हो रहा है। सो टोटल ओवरऑल कितने % जो क्लेम किए गए हैं उसमें से कितने पैसे वापस किए गए, इसका कहीं पे भी ये नहीं डाटा अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट सेटलमेंट की बात चल रही है। अगर ये सेटलमेंट ही है तो फिर हमको ये पता नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी खराब है। तो इससे पहले हम अपनी कंपनी ले हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना और कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट होगा, इसकी जानकारी हम इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि हमको क्या करना है। सो पहली चीज़ है कि हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि हमको पॉलिसी कौन सी लेनी है, क्योंकि ये पॉलिसी कॉर्पोरेट लेनी है या हमको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी है। अब आप कॉर्पोरेट पॉलिसी को ये मानेगा कि ये आपके लिए एक बोनस पॉलिसी है, ये आपकी पर्सनल पॉलिसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको पर्सनल पॉलिसी लेनी पड़ेगी क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिसी उस तरीके से हमारी हेल्प नहीं कर सकती। इसका डिफरेंस मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों हमको इंडिविजुअल लेनी है और क्यों हमको कॉर्पोरेट पे रिलाई नहीं करना है। अब आते हैं अगर हम पर्सनल पॉलिसी पे, तो पर्सनल पॉलिसी हमारी दो तरीके की हो सकती है, एक है इंडिविजुअल पॉलिसी और दूसरी है फैमिली फ्लोटर। अब फैमिली फ्लोटर क्या होता है, जैसे कि फैमिली के अंदर 4 सदस्य है और हम उनको अगर इंडिविजुअल पॉलिसी लेने की कोशिश करें कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल का जो हमने पॉलिसी लिया वो 5 लाख रुपीज ले रखा है और उसका प्रीमियम 10,000 रुपीज है, तो टोटल अगर 4 लोगों का हम काउंट करेंगे तो 40,000 इसके अंदर प्रीमियम आएगा टोटल मिला के। अब वो 40,000 हमको 40 लाख का कवर तो दे रहा है, लेकिन इंडिविजुअल कवर सिर्फ 10 लाख का ही है, सबका कवर 40 लाख का नहीं है। तो हमको टोटल मिला के उसके बदले अगर हम एक फैमिली फ्लोटर लें जिसके अंदर अगर आप 30 to 40 ईयर्स की एज में हो या 25 to 40 के बीच में हो, जहाँ पे बच्चे, वाइफ और आप हैं, तो आप मानिएगा कि उसको हम कवर करने की कोशिश करें तो ये एक 40 लाख का इंश्योरेंस हम रफली 30-35,000 के अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि ये तो कभी होगा नहीं कि हर इंडिविजुअल, चारों के चारों इंडिविजुअल एक साथ बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन आपके लिए एक इंडिविजुअल का टोटल 40 लाख रुपए मिल सकता है, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे, 2 लोगों के अंदर 20-20 में डिवाइड कर सकते हो और 4 लोगों के अंदर ये 10-10 लाख रुपए के अंदर डिवाइड हो सकती है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आपको कवर टोटल मिला के 40 लाख का मिलेगा कम प्रीमियम पे, लेकिन इस प्रीमियम में हमको अपने माँ बाप को इंक्लूड नहीं करना है। अब जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम जो होता है वो डिपेंड करता है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है। तो आप मदर और फादर को अपने उस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करिएगा, लेकिन उनके लिए अलग से इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसी के क्लेम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है और कंपनी उसको लायबिलिटी ज़्यादा मानती है। इसलिए आपको क्लेम का प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप अपने पेरेंट्स को इसमें साथ में मिलाएंगे। सो पेरेंट्स को आप अलग अलग ले लीजिएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप अपना फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पास 4 से 5 लोग हैं तो उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन कि कौन सी कंपनी का पॉलिसी बेस्ट है। जब हमको पता है कि टोटल कैशलेस 58% ही है, तो फिर हमको अच्छी कंपनी खुद ढूंढ के चूज करके हमको डिसाइड करके देखना पड़ेगा। इसके लिए हमको टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहले देखनी पड़ेगी, किसकी टर्म्स कंडीशन जो है हमें शूट करती है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रीमियम हमको कितना रखना चाहिए। पॉलिसी का प्रीमियम आप लेने के आधार आपका जो है वो है ये है कि आपकी लोकेलिटी के अंदर जो सबसे महंगी सर्जरी है
वो कितने के अंदर हो रही है। जैसे कि हार्ट सर्जरी हो रही है, वो मान लीजिए कि 5 लाख के अंदर हो रही है या 10 लाख के अंदर हो रही है, तो आप अपने फैमिली फ्लोटर का टोटल प्रीमियम अमाउंट 20 to 40 लाख के बीच में रखिएगा, ताकि वो आपको मेजर सर्जरी या मेजर हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर सारा का सारा कवर बिना किसी प्रॉब्लम के आपको कवर कर पाए और आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी जो पॉलिसी लेते के टाइम प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है वो हमको इसमें कवर करनी है, इंश्योरेंस कंपनी को पहले बताना है। जो सबसे अहम कारण होता है, सबसे मेन कारण जो होता है जिसके लिए पॉलिसी रिजेक्ट होती है, वो है प्री एग्जिस्टिंग बीमारी। आप ये मानिएगा कि प्री एग्जिस्टिंग बीमारी आप अगर कंपनी को ये सोच रहे हो कि हम उनको ना बता के बचा रहे हैं, तो नहीं। जिस भी दिन कंपनी को ये पता चलेगा कि ये बीमारी आपको इससे पहले थी और आपने उस बीमारी को बताया नहीं, तो ये आपका सबसे पहला कारण बनेगा रिजेक्शन का। सो ये मत करिएगा कि आप इस कंपनी से अपनी पॉलिसी को छुपाइएगा। सबसे पहले काम करिएगा, उसको डिक्लेयर करिएगा। हो सकता है आपको प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा मिले या हो सकता है कि वो डिजीज कुछ दिनों के लिए कवर नहीं हो, लेकिन आप एक बहुत बड़े रिजेक्शन से बच सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो तो इस पॉलिसी को आप मानिएगा कि आप अपने सारे हेल्थ टेस्ट करा के, चाहे कंपनी मांगे या नहीं मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी आप अपने उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ सबमिट कराओगे और आप अपने पास हर साल अपना रिकॉर्ड रखोगे। ये दूसरा मेजर कारण होता है कि टेस्ट हमने कराए नहीं होते हैं, कंपनी बोल देती है कि हाँ ठीक है आप करा लीजिएगा, एजेंट ने आपको बोल दिया, आपने पॉलिसी ले ली, लेकिन जब आप कंपनी के पास जाते हो क्लेम करने के लिए, तब आपके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता कि ये बीमारी आपको बाद में आएगी। अब उसके अंदर टेस्ट आपको क्या क्या कराने हैं, आपको बेसिक सारे के सारे जो ब्लड के टेस्ट है वो कराने हैं। उसके अंदर सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी सब कुछ कराइएगा, एक्सरे कराइएगा, ईसीजी कराइएगा, और एक अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो आप हार्ट का इको भी करा के साथ में रखिएगा। ये एक बेसिक चीज है जो आपको रख के रिकॉर्ड अपने पास रखना है। इसके अलावा जो आपको कंपनी चूज करते वक्त ध्यान रखना है वो रखना है सब लिमिट। अब सब लिमिट क्या चीज है कि कोई भी पॉलिसी के अंदर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप सब लिमिट के बेसिस पे लो। सब लिमिट क्या है, जैसे आप देखिएगा कि रूम की कैपिंग होती है कि जितना पॉलिसी है उसका 1% आपको रूम मिलेगा, ठीक है, रूम पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दूसरी सब लिमिट होती है कि आईसीयू का आप चार्जेस जो है वो 50,000 रुपए दे रही है, कोई कंपनी कहती है 1 लाख रुपए दे रही है, कुछ कंपनीज रोबोटिक पे कैपिंग करती है कि हम इतना ही पैसा देंगे, कुछ कंपनीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे कैपिंग करती है, कुछ न्यूरो सर्जरी पे कैपिंग करती है। तो हमको सब लिमिट का मतलब हुआ कि टोटल पॉलिसी तो आपकी 10 लाख की है, लेकिन उसमें आईसीयू चार्जेस आपको 50,000 रुपए मिल रहा है। मान लीजिए कि आपका टोटल आईसीयू का बिल 2.5 लाख रुपए आया है, अब कंपनी आपको 50,000 रुपए ही देगी, भले ही आपका जो टोटल प्रीमियम है वो टोटल जो क्लेम है वो कंपनी का टोटल आपका कवरेज बन रहा है 10 लाख का, लेकिन कंपनी आपको आईसीयू में सिर्फ 50,000 रुपए दे रही है। अब बाकी जो बचे हुए 2 लाख रुपए है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब मानिएगा कि अगर उन 2 लाख रुपए को आप अपनी अगर इसमें सब लिमिट नहीं रखते तो आप 2 लाख रुपए के अंदर कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल का प्रीमियम आप उसमें भर सकते थे। तो इसलिए जब भी हम पॉलिसी लें इसके अंदर हमको सब लिमिट नहीं रखनी है, बिना सब लिमिट वाली पॉलिसी हमको लेनी है, चाहे वो रूम की कैपिंग हो, आईसीयू की कैपिंग हो या किसी और चीज की कैपिंग हो, हमको उसमें नहीं लेना है। अगला पॉइंट आता है कोपे। हमको कोई भी कोपे एक्सेप्ट नहीं करना है। रीजन बताता हूं। आप 10 लाख का आपने क्लेम लिया, 10 लाख की आपकी पॉलिसी है, कंपनी कहती है कि 70% हम पे करेंगे, 30% आप पे करिएगा। अगर आपका बिल मान लीजिए 10 लाख रुपए ही आया है, उसमें कंपनी ने 7 लाख रुपए पे किए और आपने 3 लाख रुपए पे किए। अब अगर ये ऑप्शन नहीं रखा होता तो 3 लाख रुपए का जो पेमेंट है उसके अंदर आप कम से कम नहीं तो 10 साल का प्रीमियम भर सकते थे। तो बेसिक बात यह है कि को-पे को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसके अंदर नहीं आप करोगे तो आप ही का नुकसान है। इसलिए को-पे को बिग नो कहिएगा कि हमको नहीं चाहिए। जो भी पॉलिसी आपको बांट रहा है उसको बोलिएगा कि नहीं, हमें चाहे वो पॉलिसी बाजार से ले रहे हो या एजेंट से ले रहे हो, लेकिन उसको बोलिएगा कि हमको को-पे एक्सेप्ट नहीं करना है। अगला पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस। अब नो क्लेम बोनस जो है वो 2 तरीके से आता है। एक आता है कंपनीज कहती है कि हम आपको पर ईयर आपका कवरेज बढ़ा देंगे, जैसे कुछ कंपनी 10% पे होती है, कुछ कंपनीज
ये उसमें होती है कि हम 1 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं, 2 लाख बढ़ा रहे हैं, और दूसरा होता है कि पर ईयर वो प्रीमियम को आपका कम करते जाते हैं जब तक कि आपने प्रीमियम कवर नहीं क्लेम नहीं किया है। अब आपको जो पॉलिसी लेनी है उसके अंदर जो कंपनी आपका पर ईयर कवरेज बढ़ा रही है वही आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन उनसे ये पूछना है कि आप कब तक बढ़ाओगे और किस रेट पे आप जाके फिक्स हो जाओगे। और दूसरा उनसे ये पूछना है कि रिवर्सल ऑफ नो क्लेम बोनस कैसे होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक ही बार लिया और वापस बेस पॉलिसी पे आ गए, ये नहीं होना चाहिए। अगर 10% बढ़ा रहे हैं तो पर ईयर जितनी बार आपने क्लेम किया है वो वापस से आपका 10% घटाते जाए, और जिस साल आपने कवर नहीं लिया है या क्लेम नहीं लिया है उस साल आपका वापस से बढ़ना चालू हो जाए। ये हमेशा हमको फॉलो करना है, ना कि हमको अपना प्रीमियम घटाने पे ध्यान देना है। प्रीमियम घटाने से हमको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फायदा तो आपको हार्डली होगा, 2-4 हजार रुपए का होगा, लेकिन आपका क्लेम जो बढ़ेगा, जैसे आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आप मानिएगा 10% है तो वो 11 लाख होगा, अगले साल 12 लाख हो जाएगा, उसके अगले साल 13 लाख हो जाएगा, तो आपको लाखों में बढ़ रहा है परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन जो प्रीमियम कम करने वाला है वो आपको सिर्फ हजारों के अंदर है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगला पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है वो वेटिंग पीरियड है। अब ये वेटिंग पीरियड क्या होता है, हर बीमारी के लिए पॉलिसी का अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। एक होता है वेटिंग पीरियड फॉर इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट, डे 1 से कवर करना है, ना एक्सीडेंट बोल के आता है ना इमरजेंसी बोल के आती है, इसलिए वो पॉलिसी लीजिएगा जिसके अंदर आपका डे 1 से एक्सीडेंट या इमरजेंसी कवर होता हो। दूसरा जो चीज है वो वेटिंग पीरियड होता है, वो होता है आपकी प्री एग्जिस्टिंग बीमारीज का। यूजुअली ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को 3 से 4 साल के अंदर आपको बोलते हैं कि हम 3 से 4 साल बाद कवर करिएगा, इनके बारे में श्योरिटी रखिएगा कि कब से ये कवर करेंगे और कौन कौन सी चीजें ये कवर नहीं करेंगे। तीसरा जो वेटिंग पीरियड आता है वो वेटिंग पीरियड आपका आता है कि स्लो ग्रोइंग डिजीज या बेनाइन डिजीज जो है वो कब से कवर करने हैं। तो इसके अंदर आप अपनी पॉलिसी को जब ले रहे हो तो उनसे ये देखिएगा कि कौन कौन से डिजीज जो है स्लो ग्रोइंग है और उसमें कवर्ड नहीं है, या कौन कौन से बेनाइन डिजीज जो है वो 2 साल बाद कवर होंगे, कौन से डिजीज 3 साल बाद कवर होंगे। अब इसके बाद वो एक देते हैं आपको लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन। लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसका कारण यह है कि बहुत सारी कंपनीज आपकी जितनी भी न्यूअर एडवांसेस है उनको कवर नहीं करती है। जैसे कुछ कंपनीज कहती है कि रोबोटिक सर्जरी को हम कवर ही नहीं करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम ऑर्गन डोनेशन को कवर नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम कॉस्मेटिक सर्जरीज को कवर नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर हमारी जो न्यूरो सर्जरी है वो एडवांस न्यूरो सर्जरी कवर्ड नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि एडवांस जो आपके ऑपरेशंस होते हैं लेजर से या दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं वो कवर नहीं करते हैं। तो इन सबको बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या उन्होंने एक्सक्लूजन दिया है, क्योंकि एक्सक्लूजन जो है वो आपकी पॉलिसी जब आप क्लेम कर रहे होते हो और अगर वो ऑलरेडी पॉलिसी के हिसाब से एक्सक्लूजन है तो कभी भी आपको उसमें क्लेम नहीं मिलेगा। तो जितने कम एक्सक्लूजन होंगे और जितने हम वेल इन्फॉर्म्ड होंगे वो हमारे लिए बेस्ट है कि हमको ये पॉलिसी लेने से पहले पता है कि क्या हमारा कवर नहीं होगा और क्या हमारा कवर होगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी जो है वो आजकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को कवर नहीं करती है। जैसे आपने सीटी स्कैन कराया डायग्नोसिस पर्पज के लिए तो कवर नहीं होगा, आपने ब्रोंकोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी कराई या बायोप्सी कराई तो वो कवर नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा आपको कवरेज मिल सकता है इन प्रोसीजर के लिए उस कंपनी का क्लोज को देख के और उसको इंक्लूड करिएगा। हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़े, बट ऑब्वियसली ये कवर होगा तो आपका बहुत कुछ इस चीजों के अंदर कवर हो जाएगा। दूसरा जो है कवर जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो हमको इसमें कवर कराना है। 90 डेज बिफोर द हॉस्पिटलाइजेशन एंड 90 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, जिसके अंदर आपकी मेडिसिन और टेस्ट इंक्लूड हो, वो कंपनी आप कोशिश करिएगा इसके अंदर लेने की। इसके अलावा आजकल एक और चीज है जो है डे केयर, जिसके अंदर यूजुअली कंपनीज कहती है कि आपको 24 घंटे रुकना पड़ेगा। सो कोशिश करिएगा डे केयर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके इंक्लूड हो, आपको ओवरनाइट उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट जो आता है उसके अंदर वो आता है रीस्टोरेशन ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिसीज आप ले रहे हो उसके अंदर ऑप्शंस होता है कि आपकी अगर आप पूरा इंश्योरेंस आप क्लेम जो है वो एक्सीड कर गए हो अपनी लिमिट को, तो उसको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए, और अगर वो ऑप्शन मिलता है तो 100% लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो रीस्टोरेशन केवल एक डिजीज पर्टिकुलर के लिए नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी पॉलिसी दोबारा से रिस्टोर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिजीज के लिए क्लेम कर दिया तो वो उसको दोबारा मना कर दे कि हम इसको दोबारा कवर नहीं करेंगे।
हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़े, बट एक और अच्छा ऑप्शन है, अवेलेबल होता है तो लेना चाहिए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट बचता है वो बचता है टॉपअप और सुपर टॉपअप। कभी भरोसा नहीं करना है टॉपअप और सुपर टॉपअप का, क्योंकि इसके बीच में कुछ लिमिट होती है और हर बार ये काम नहीं करता है। तो कभी भी आपको लगे कि हमको टॉपअप लेना है या सुपर टॉपअप लेना है, नो, इसके बजाय आप अपनी बेस प्रीमियम को बढ़ाइएगा जो हमको हेल्प करेगी, रादर देन ट्रस्टिंग ऑन टॉपअप और सुपर टॉपअप। वो हमको बहुत ज्यादा लॉन्ग रन के लिए फायदेमंद नहीं है। लॉन्ग रन के लिए हमारे जो पास फायदेमंद है वो है कि हमारा बेस जो है वो बढ़ाना होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रीमियम पे करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो आपको पूछना है वो एक पॉइंट ये पूछना है कि ये पॉलिसी कंपनी कब तक आपको कंटिन्यू करेगी, क्योंकि जो पॉलिसी आपने आज ली है उसको लाइफ लॉन्ग आप कंटिन्यू करोगे। अब ऐसा नहीं हो कि वो 60 की एज पे आपको आके बोले कि नहीं जी ये हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्लोज इतने तक ही था, तो उसको अच्छे से समझिएगा कि ये पॉलिसी आपको कब तक कवर करने की कोशिश करती है। इसके अलावा एक और चीज है जो आप बहुत लोग ही पूछते हैं कि क्या हमको पोर्टेबिलिटी करानी चाहिए। अगर जो भी पॉलिसी है उसको लेने से पहले अच्छे से सोचिएगा, क्योंकि पोर्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है कंपनी के लिए। मानिएगा कि आज आपने एक पॉलिसी ली और उसका जो टोटल आपने कवरेज मांगा वो 50 लाख का मांगा और आप प्रीमियम भर रहे हो 50 लाख के हिसाब से, आपने उसको 10 साल यूज नहीं किया, 10 साल के अंदर वो 1 करोड़ की बन गई है। अब आप इसको पोर्टेबिलिटी कराना चाहते हो दूसरी कंपनी के अंदर, तो आप तो उस कंपनी को जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो कर रहे हो 50 लाख का, लेकिन आप क्लेम मांग रहे हो 1 करोड़ का, तो वो कंपनी उसको लायबिलिटी को भरने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जितनी भी कंपनियों से पोर्टेबिलिटी की बात करोगे वो उसमें कुछ न कुछ क्लेम आपको क्लोज डाल के और वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमको पोर्टेबिलिटी नहीं लेनी है। अब आता है कि हमें ये सारा तो कर लिया, लेकिन और 2 चीजों का ध्यान हमको रखना है। उसमें है कि जो कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंस देती है वो कंपनी का इंश्योरेंस हमको लेना है। पैन इंडिया का मतलब ये हुआ कि चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, वो ऑलमोस्ट सारे जोन्स को कवर करनी चाहिए और मैक्सिमम पॉसिबल हॉस्पिटल नेटवर्क के अंदर कवर करनी चाहिए। जब आप देखते हो IRD की वेबसाइट पे तो आपको दिख जाएगा कि ये किस कंपनी का कवर बहुत ज्यादा है। अब जिन कंपनीज का कवर ज्यादा है, नेटवर्क हॉस्पिटल ज्यादा है, उन कंपनीज की पॉलिसी लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको कौन सा हॉस्पिटल कवर वाला है और कौन सा हॉस्पिटल नॉन कवर वाला है, जहां आप भागते हुए जा रहे हो और आपको पता चला कि एंड में कि आप ये हॉस्पिटल तो कवरेज के अंदर ही नहीं है। तो कोशिश करिएगा जितना ज्यादा हॉस्पिटल कवर हो, जितना ज्यादा इंडिया का एरिया कवर हो, उतना ही वो पॉलिसी आपके लिए अच्छी है। अब ये सारी चीजें तो टर्म्स एंड कंडीशन हो गई पॉलिसीज के लिए, बट हम ये कैसे पता करें कि ये कंपनी अच्छी है, ये हमको कितना क्लेम देगी। इसके लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। जब आप IRDA की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको देखना है एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है कि कितने क्लेम किए गए और उनमें से उस कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए। जिस कंपनी का रेशियो 85 से 100 के बीच में है वो कंपनी यूजुअली अच्छी होती है, कि अगर 100 लोगों ने क्लेम किया और उन्होंने 100 के 100 सेटल किए हैं तो इसका मतलब कंपनी की एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है। तो लोग ये सोचते हैं कि 85 से 100 के बीच का जो रेशियो है वो बिल्कुल एक अच्छा रेशियो है और इस रेशियो को हमें एक फेवरेबल कंपनी के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आता है दूसरा जो रेशियो है वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है कि टोटल उस कंपनी पे 1 साल के अंदर मान लीजिएगा कि 100 रुपए का क्लेम किया गया और उसमें से उस कंपनी ने टोटल कितना पैसा वापस अपने कस्टमर को दिया है। अब ये क्लेम रेशियो जो है 90 से 100 के बीच में जिन कंपनीज का होता है वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है कि ये कंपनी कस्टमर फ्रेंडली कंपनी है और ये उसको रिटर्न को वापस करने की कोशिश कर रही है। वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है? इनकर्ड क्लेम रेशियो होता है कि कितने का टोटल क्लेम उस कंपनी पे किया गया और उस कंपनी ने रिटर्न कितना किया। मान लीजिए कि टोटल क्लेम उस कंपनी के ऊपर 100 रुपए का किया गया तो उस कंपनी ने वापस कितना किया। अब ये रेशियो अगर किसी का 90 से 100 के बीच में है तो ये एक बहुत अच्छा रेशियो है। इसको कस्टमर फ्रेंडली माना जाता है या क्लाइंट फ्रेंडली कंपनी माना जाता है कि ये रिटर्न अच्छा कर रही है। अब जब आप IRDA की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कंपनीज का ये रेशियो जो है वो 90 से 100 है, लेकिन कुछ कंपनीज 100 to 120 या 130 तक गया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वो कमा तो 100 रही है लेकिन रिटर्न 120 या 130% दे रही है। अब ये
एज ऑफ नाउ ये एक अच्छी कंपनी लगती है, लेकिन वो मार्केट में सस्टेन कैसे कर पाएगी, क्योंकि अगर आप रिटर्न ज़्यादा कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली घाटे में जाओगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। मेरे हिसाब से जो कंपनी 90 से 100 के बीच में करती है और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 85 टू 100 के बीच में है, वो दोनों कंपनियां जो इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हमको दे रही है वो एक अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं कि कॉर्पोरेट वर्सेस, हमने जो पहले बात की थी कि हमको कॉर्पोरेट वर्सेस पर्सनल पॉलिसी पे क्या चूज करना चाहिए। कॉर्पोरेट पॉलिसी आपका बोनस है, वो आपको दी गई है आपकी कंपनी के द्वारा, लेकिन उसकी लिमिट 2 लाख या 5 लाख बहुत कम लिमिट होती है, उसमें पूरी फैमिली कवर नहीं होती है और उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो हम नहीं समझ पाते। दूसरा, कंपनी टू कंपनी आप शिफ्ट कर जाते हो तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, और कोई भी मेजर हॉस्पिटलाइजेशन या मेजर सर्जरी आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अंदर नहीं हो सकती। इसके लिए आपको इंडिविजुअल पॉलिसी चूज करनी पड़ेगी, और इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर आपको जो भी प्रीमियम आपको सूट करता है वो आपको लेना चाहिए। अगर इन शॉर्ट में बात करूं कि हमको क्या करना चाहिए पूरी इस वीडियो का सारांश, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी 100% लेनी है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी हमें टीवी पे दिखाए गए एड के हिसाब से नहीं लेनी है, क्योंकि जो भी टीवी पे एड सेलिब्रिटीज एड दे रहे हैं या क्रिकेटर दे रहे हैं वो एक मास के लिए है, वो एक इंडिविजुअल कस्टमाइज पॉलिसी नहीं है। इंडिविजुअल कस्टमाइज पॉलिसी के लिए आपको अगर चूज करना है तो बेस्ट आपके लिए है कि अगर आप 4 या 5 लोगों की फैमिली हो तो आप फैमिली फ्लोटर लीजिएगा, माँ बाप के लिए आप इंडिविजुअल पॉलिसी अलग से लीजिएगा, और उसके अंदर हमको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिक्लेयर करने हैं, को पे हमको नहीं जाना है, नो टॉप अप, नो सुपर टॉप अप, बेसिक सब लिमिट वाला जो चीज है वो हमको हटा के रखना है, हमको पता होना चाहिए। लेकिन हमें ये पॉलिसी लेने से पहले सारे हेल्थ टेस्ट इंक्लूडिंग एक्सरे, ईसीजी और इको करा के कंपनी के पास सबमिट करने हैं, और हमें उसको हर साल मेंटेन करके रखना है। कोशिश करिएगा एक्सक्लूजन को समझने की कि जितने एक्सक्लूजन आपको पता है उसके हिसाब से, लेकिन पॉलिसी जब ले रहे हो तो उसमें इमरजेंसी और एक्सीडेंट डे 1 से कवर होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन ग्रोइंग डिजीज है या स्लो ग्रोइंग डिजीज है वो कब से कवर होंगे। इसके अलावा रीएस्टोरेशन का अगर ऑप्शन है तो 100% लीजिएगा, और कोशिश करिएगा जो पॉलिसी आपको 90 दिन प्री हॉस्पिटल एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर मेडिसिन और टेस्ट सारे कवर करती है उस पॉलिसी को लेने की कोशिश करिएगा, जो कि आपको इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपको पैन इंडिया प्रेजेंस वाली जो मैक्सिमम नेटवर्क कंपनी देती है वो आपको ऑप्ट करनी चाहिए, और पॉलिसी लेते वक्त अपने एजेंट से या पॉलिसी बाजार से देख लीजिएगा कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। अगर वो दोनों ही अच्छे हैं और ये सारे क्लोज हमें पूरा करता है तो ये पॉलिसी हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हम ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी आते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स पे कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि जो भी मुझे सोसाइटी से मिला है मैं अपने इन वीडियोस से सोसाइटी की कुछ हेल्प कर पाऊं, जो जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।